अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और हमेशा की तरह हम न्यूज़ पर जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जी, आज की न्यूज़ की तरफ चलते हैं और जैसा कि सब जानते हैं कि हमारे पहले यानी जब इमरान खान साहब पहले प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनके टाइम पर परवेज इलाही साहब जो थे उनको बनाया गया था पंजाब का चीफ मिनिस्टर। जी हाँ, परवेज इलाही साहब जो हैं वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और जी कल उनके घर के ऊपर पुलिस ने रेड किया है और कहा यह गया कि जी सब गेट वेट फलांग कर और खिड़की शिड़की तोड़कर और उनके घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश की गई। बहुत हंगामा रहा वहां पर। उनके कुछ फैमिली मेंबर्स जो थे वो मौजूद थे, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि परवेज इलाही साहब घर पे मौजूद नहीं थे। अब कहा यह जा रहा है कि परवेज इलाही साहब को अरेस्ट करने के लिए पुलिस इस तरह तरीके से, जिसे कहते हैं ना खिड़की तोड़ वीक जो मनाया जाता है, जो पहले शायद फिल्मों में होता था कि जी खिड़की तोड़ हफ्ता चल रहा है, तो कुछ इसी किस्म की जी उनकी खिड़की दरवाजे तोड़ ताड़ कर पुलिस वाले अंदर गए और यकीनन कहा यह जा रहा है ये काम पंजाब पुलिस का है और यकीनन इसके पीछे राणा सनाउल्लाह साहब होंगे। लेकिन हम राणा सनाउल्लाह साहब से यही कहेंगे, सर इस तरह की हरकतें ना कीजिए, इसलिए कि गवर्नमेंट तो आनी जानी चीज है। कल को कोई और आ जाएगा तो फिर आपके घर के दरवाजे भी तोड़ दिए जाएंगे। बेहतर यही होगा कि जिस तरीके से कानून कहता है, जिस तरीके से लॉ में लिखा है, उसी तरीके से काम कीजिए। वैसे भी परवेज इलाही साहब ने भागकर कहाँ चले जाना है, और इस तरीके से तो शायद किसी क्रिमिनल वगैरह कोई पकड़ने के लिए पुलिस जाती है, लेकिन ये तमाशा भी हमने कल देखा। जबकि वो पहले आपके जो है पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ ये सलूक किया गया है। अफसोस की बात है, लेकिन बहरहाल तरीके से अगर गवर्नमेंट काम करे और अपनी घबराहट ना दिखाए तो बेहतर होगा। हम चलते हैं अगली न्यूज की तरफ और हम ये बताते चलें कि जी अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी नजीब जवान का पेशावर में के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन किया गया है और उस ट्रीटमेंट के बाद वो अपने भाई के साथ वापस अपने वतन यानी कि अफगानिस्तान चले गए। चले, शुक्र है। पहले तो हम सिर्फ तालिबान का इलाज करवाते थे, तालिबान हमारे यहाँ रहा करते थे और टीटीपी वाले भी, और कहा यही जाता है जो कि शेख रशीद साहब ने भी कई बार कहा है कि जी तालिबान ना सिर्फ ये कि हमारे यहाँ रहते हैं, उनका इलाज होता है, उनकी फैमिलीज रहती हैं, बल्कि कई लोग तो ऐसे हैं जो शायद पैदा भी पाकिस्तान में ही हुए। लेकिन चले, वहां से निकलकर कम से कम हमने थोड़ी सी तरक्की की है और अब हम अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम तक पहुंचे हैं कि अब उनका भी ट्रीटमेंट जो है वो पाकिस्तान में हो रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। इसका मतलब है अभी तक हमारे पास वो फैसिलिटीज हैं कि हम किसी को ट्रीटमेंट दे सकें। बहरहाल प्राइवेट हॉस्पिटल का था तो प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने सही पैसे छापे होंगे, मेरा मुझे यकीन है, इसलिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स कहीं के भी हों, वो बिल्कुल हमारे यहाँ कहा जाता है कसाई हॉस्पिटल के बिल्कुल खाल उतार के पेशेंट को साइड पर खड़ा कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ उसी किस्म का हाल इनका भी किया होगा और क्रिकेट टीम के जो ऑलराउंडर हैं उन साहब को जो है उन्होंने बिल्कुल राउंड राउंड घुमा के और सारे पैसे उनके ले लिए होंगे। बहरहाल अच्छी बात यह कि उनका ऑपरेशन हो गया, उनकी ट्रीटमेंट हो गई और अब वो अपने घर यानी कि अफगानिस्तान रवाना हो गए। बात हम करेंगे पीटीआई की। इमरान खान के सपोर्टर्स जो हैं, अब उनका कहना यह है कि पहले जी हमें कहा गया कि अमेरिका के खिलाफ है, अमेरिका हमारे खिलाफ है, हमारी गवर्नमेंट गिरा दी, ये किया वो किया, और अब इमरान खान साहब जो हैं वो एक बार फिर अमेरिका की वाह 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 कर रहे हैं। ना सिर्फ वो बल्कि उनकी पार्टी के दूसरे लोग भी, और इसीलिए शायद इस बैनर पे यही लिखा है कि जी पहले तो हमें अमेरिका के खिलाफ किया, फिर उसके बाद अब अमेरिका के पांव पकड़ लिए हैं। जी हाँ, हम यूथी हैं, यानी कि ये इसमें जो लिखा हुआ है वो मैं बता रही हूँ आपको, मैं अपने आप को नहीं कह रही, एक कह रही हूँ जो इन्होंने लिख रखा है। बहरहाल इमरान खान के सपोर्टर्स को थोड़ी थोड़ी करके ही सही, मगर अकल आती जा रही है। अब कब तक अकल आएगी ये कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन बात हम करेंगे पाकिस्तान आर्मी की, बात हम करेंगे हमारे आर्मी चीफ साहब की। जी हाँ, जनरल आसिम मुनीर साहब की। आसिम मुनीर साहब का कहना ये है कि दुश्मन जो है वो एक तरह से ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी और जो पब्लिक है उसके बीच में दरार डाल दें, यानी उनके बीच में जो है वो एक फासला पैदा हो जाए और
कोई नाराजगी सी आ जाए, ये कहना है जनरल आसिम मुनीर साहब का कि जी कोई दुश्मन है, यकीनन उनका इशारा उन दुश्मन लोगों की तरफ होगा जिनको अक्सर हम दुश्मन बताते हैं। लेकिन अब कहाँ तक लोग अब उन्हें दुश्मन समझते हैं ये नहीं पता, लेकिन बहरहाल उनका कहना ये है कि जी जो दुश्मन कुव्वतें हैं या दुश्मन के पास जो पावर है, उसके ज़रिए आम पब्लिक और फ़ौज के दरमियान में दरारें डाली जा रही हैं, दोनों के बीच में फासले बढ़ाए जा रहे हैं। सर आप क्या कहना चाहते हैं? आपके कहने का मतलब ये है कि आपके इदारे में करप्शन नहीं है। आपके जो भी आर्मी चीफ आते हैं, वो जब रिटायर होते हैं तो मुल्क से 9-2-11 हो जाते हैं। आपके ख़्याल में जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के इतने सारे जो एसेट्स निकले थे वो गलत थे। वो खबर हमने गलत सुनी है। या फिर आसिम बाजवा, जनरल आसिम बाजवा के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या उन्होंने जो इतने ज़्यादा फ्रेंचाइज़ बनाए और पिज़्ज़ा फ्रेंचाइज़ बनाए, क्या वो खबर भी गलत थी? क्या आप जैसे कि जानते ही हैं कि फैज हमीद के बारे में जो कुछ, वही पिछवाड़े वाले जी हाँ, उनके बारे में जो खबरें हैं सर, क्या वो भी गलत है? क्या इससे पहले पाकिस्तान की फौज ने क्या कई बार मुल्क के ऊपर हुकूमत नहीं की, डिक्टेटरशिप नहीं चलाई? क्या आप लोगों के बिजनेसेस वगैरह नहीं है? फौजी फाउंडेशन, पैम्पर से लेकर मटर छिलने तक, क्या आप लोग ये सब कुछ नहीं करते? अगर नहीं करते तो फिर जाने दीजिए ना सर, फिर इतनी बातें दिल पे लेने की क्या जरूरत है? क्या आपके लोग, यानी कि जब फौजी हमारे हाई लेवल के जनरल वगैरह लेवल के फौजी जब रिटायर हो जाते हैं, तो क्या वो सिविलियन इदारों में नहीं लग जाते जाकर? क्या उनके बहुत ज्यादा एसेट्स नहीं होते? क्या आपने पूरे मुल्क को डीएचए नहीं बना दिया? यानी जो हिस्सा छोड़ा वो चले मलिक रियाज को दे दिया आप लोगों ने, बाकी पूरे में आपने डीएचए बना लिया। क्या लोग जो ये कहते हैं कि हर मुल्क के पास एक आर्मी होती है लेकिन पाकिस्तान की आर्मी के पास एक मुल्क है, क्या ये बात गलत है? क्या आप लोगों ने अपने बहुत सारे, एक तो लिस्ट भी मैंने दी थी सर, प्लीज मेरा चैनल देख लिया करें, खाली बैठे बैठे तो अच्छा होगा। तो उसमें आपको मैंने ये लिस्ट भी दी थी कि वो लोग, बहुत सारी लंबी लिस्ट थी जिसमें आपके लोग रिटायर होने के बाद डिफरेंट कंट्रीज में एम्बेसडर लग गए हैं और सिविलियंस जो हैं वो घर बैठ के मक्खियां मार रहे हैं। क्या ये खबर भी गलत है? उसके साथ साथ भाई लोग जो हैं, वो बलूचिस्तान में जिस तरह की हालत है, लोगों को उठा के ले जाते हैं, मिसिंग पर्सन्स का इशू है, वो भी नहीं देखा जा रहा। और अब जब बार बार लोग कह रहे हैं, यानी कि मरियम नवाज कह रही हैं कि जनरल फैज का कोर्ट मार्शल हो जाना चाहिए, और इमरान खान कहते हैं कि बाजवा साहब का कोर्ट मार्शल हो जाना चाहिए, और आपके डीजीआईएसपीआर आके कहते हैं कि जी चलो निकलो फूटो। तो सर मतलब ये सारी बातें आपको लगता है कि गलत है, गलत फैलाई गई हैं, दुश्मनों ने फैलाई हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है? अगर कोई ऐसी बात नहीं है सर, तो बस सर फिर जाने दीजिए सर, खामखाई आप लोगों का भी मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ। आप आराम से जाइए और अपने मतलब बिजनेसेस वगैरह चलाइए, इसलिए कि जाहिर है ये बातें आपने माननी तो है नहीं, और उसके बाद आपने कहना है कि जी दुश्मन जो है वो फासले पैदा करें। सर दुश्मन फासले नहीं पैदा करे, पब्लिक को अकल आ गई है, पब्लिक को पता लग गया सर, सोशल मीडिया ने सर इतना बेड़ा गर्क किया है ना कि हर चीज का लोगों को पता लग गया है सर। जो है ना, जो बच्चे है ना, छोटे छोटे बच्चे सर, उनको भी सब कुछ मालूम होता है कि पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, एजेंसीज क्या कर रही हैं, मीडिया कहाँ कहाँ बिका हुआ है सर, सब कुछ सबको पता लग गया है। तो सर इसलिए आप ये बात तो जान ही दीजिए, अब तो सर वो टाइम नहीं रहा कि आप 71 की वॉर होगी और आप 2 दिन पहले डॉन जैसे न्यूज़पेपर में देंगे कि बस जी हम तो जंग जीतने वाले हैं, और उसके 2 दिन के बाद सर मैं क्या कहूँ, आप खुद जानते हैं क्या हुआ। लेकिन खैर उसकी भी टेंशन नहीं है सर, हो जाता है। इतनी बड़ी फौज के आगे अगर एक छोटी कंट्री की फौज जाएगी तो यही होगा, उसमें हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन सर मतलब वो जो आसमा जहांगीर साहिबा कहती थी ना, खाओ पियो पार्टी, तो सर मतलब वो भी गलत है। उन्होंने कहा था ना सर, उनकी क्लिप भी मैं आपको दे सकती हूँ, और हर जगह पे मौजूद है जहां पर वो कह रही हैं कि जी खाओ पियो पार्टी। तो सर क्या वो भी गलत था? अगर वो भी गलत था तो सर फिर थैंक यू वेरी मच। अगली न्यूज पे चलते हैं जी। ट्रेटर के बच्चे कहते थे, मगर मुझे पता है कि फौजियों की साथ ये जो पॉलिसी है, फौजीज डफर्स हैं, डफर्स, ये आप समझ लीजिएगा, ये सियासी डफर्स हैं। अगर आप इनकी पॉलिसी पे चलेंगे जैसे आप चलते रहे हैं तो मुल्क जो है वो किसी जगह नहीं जाएगा। मुझे नहीं परवाह अमेरिका क्या सोचता है, अफ्रीका क्या सोचता है,
मुझे ये परवाह है कि हमारे मुल्क के लोग इस फौज से बचें। आज इस फौज ने हमें इस जगह पे खड़ा कर दिया है जहां पे इन्होंने टेररिज्म हर गली और मोहल्ले में फैला दिया है। ये उसको सपोर्ट करते हैं, ये उसको इनकरेज करते हैं और ये डिबेट को डिट्रैक्ट करते हैं। इनके ऊपर इन्होंने पूरी प्रोपेगेंडा मशीनरी डाली हुई है। ये हमारे, आज मैं सारे फौजियों को नहीं कहती हूं, मैं बेचारे आम जवानों को नहीं कहती हूं, मगर ये फौजी जर्नैल जो जाके सारा वक्त वहां पे गोल्फ खेलते हैं और गोल्फ खेल के और उसके बाद ठट्ठे मार के ये देखते हैं कि प्लॉट हमें कहां मिलेंगे। मुझे ये बताइए कि अब ये जो हुआ है कराची में, वहां पे शादी घर बना हुआ था। कभी ये सोचा है कि ऐसी सेंसिटिव जगह पे शादी घर बना हो? इन्होंने हमें सोचा है कि ये फौज ने हमें स्लेव्स बनाया हुआ है। ये वक्त आ गया है इनको कहने को कि प्लीज, ये हाथ जोड़ते हैं, बैरक्स में जाओ, हमारे बच्चों को यहां पे रहने दो। हम यहां पे खून खराबा नहीं चाहते। अगर आपको बहुत चाहिए सर पे कोई ताज, तो जाएं, जाके लड़के कोई जंग जीत के दिखाएं। आपने कारगिल किया, आपने वो लाइट इन्फेंट्री वाले लोगों को मारा। आपको आदत पड़ गई है कि आप छोटे छोटे मुल्क के बच्चों को अपने सामने लाके उनको ह्यूमन शील्ड्स बनाते हैं। ना आप लड़ने जोगे हैं, ना आप मुल्क चलाने जोगे हैं, ना आप कोई पॉलिसी सही बनाने जोगे हैं। आप कब्जा ग्रुप हैं, इस मुल्क का कब्जा ग्रुप है। और सियासतदानों को और हमें सबको इस फौज जी, ये थी आसमा जहांगीर साहिबा जो कि खरी खरी सुना रही थी आर्मी को। और मेरा ख्याल है कि अगर हमारे आर्मी चीफ ये क्लिप भी देख लें तो अच्छा ही होगा, इसलिए कि सर, अब जैसा मैंने कहा कि लोगों की आंखें खुल गई हैं, लोगों को अब समझ आने लग गई है, लोगों को पता लग गया है कि कहाँ पर क्या गलत हो रहा है और कौन कर रहा है। तो सर, बेहतर तो यही होगा कि अगर आप अपनी एजेंसीज को और अपने इदारे को बेहतर कर लें कि हम भी कहीं प्राउडली नाम ले सकें, हम भी कहीं प्राउडली बात कर सकें, बजाय इसके कि हर जगह जहां पे भी हम जाएं वहां से हमें ये सुनने को मिले कि जी, लोगों ने तो करप्शन की है और ये तो मुल्क को खा गए हैं। तो मेरा ख्याल है इस तरह की बातें जो हैं वो तभी लोग करना बंद करेंगे जब आप लोग अपने अंदर इस तरह की चीजों को, करप्शन को और दूसरी तरह की चीजें जो आपके अंदर हैं, ये डीएचए और कॉर्नर के प्लॉट और कनाडा में घर और अमेरिका में घर और दुबई में फ्लैट, जब तक आप इन चीजों को नहीं छोड़ेंगे तब तक लोग ये बातें करते रहेंगे। और ये बातें लोगों को क्योंकि समझ आ गई हैं इसलिए कर रहे हैं, हरगिज किसी दुश्मन ने उनको नहीं बताया, बल्कि दुश्मन तो खुद हैरान है कि लोग, पहले तो हम लोग बोला करते थे, अब तो ये लोग खुद शुरू हो गए। लेकिन बहरहाल, और जिन लोगों ने ये बातें की हैं वो यकीनन मुल्क के दुश्मन नहीं है, वो यकीनन हमारे दोस्त हैं और वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान कुछ बेहतर हो जाए। बहरहाल, हम जी चलते हैं अगली न्यूज की तरफ और हम आपको ये बताते चलें कि जी जैसे कि हमने पहले ही कहा कि जो हमारे डीजीआईएसपीआर हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि जरूरत पड़ी तो जंग भारत के घर तक ले जाएंगे। ठीक है, ले जाइएगा सर, लेकिन फिलहाल तो जो घर के अंदर प्रॉब्लम है, जो घर के अंदर पैसों की कमी है, उसकी तरफ अगर आप देख लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। बात हम करेंगे इमरान खान साहब की, और इमरान खान साहब के नाम के साथ ही हमें याद आ जाता है केपी के पिशावर, और पिशावर की जो मेट्रो बनने जा रही थी, जी हाँ, बीआरटी। कहा जा रहा है कि जी बीआरटी का खर्चा अभी तक 92 बिलियन रुपीस जो है वो उस पर खर्च हो चुके हैं और तकरीबन 10 से 12 बिलियन रुपीस और चाहिए। और ये वो पैसा है जो हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लिया है। अब ये लोन भरेगा कौन ये तो पता नहीं, लेकिन खान साहब का ये प्रोजेक्ट बीआरटी जो है वो बरसों से चल रहा है और कंप्लीट होने का नाम ही नहीं ले रहा। और हमें अभी भी ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि खान साहब को इंटरेस्टेड है इसको कंप्लीट करने में। लेकिन जो इसके ऊपर पैसा लग रहा है वो अभी तक 92 बिलियन रुपीस जो है लग चुका है और 10 to 12 बिलियन मजीद लगने वाला है। इसका मतलब है ये 100 बिलियन से ऊपर का प्रोजेक्ट हो जाएगा। लेकिन बात सारी ये है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक को पैसा वापस कौन करेगा और कैसे करेगा, इस बारे में किसी किस्म की कोई बात नहीं की जा रही। बात हम करेंगे पीटीआई की, और
इस वक्त जो गवर्नमेंट है और पीटीआई के दरमियान जो है सेकंड राउंड शुरू हो गया है मुज़ाकरात का, यानी कि जो डायलॉग्स चल रहे हैं पीटीआई के और गवर्नमेंट के बीच में, उसका जी सेकंड राउंड शुरू हो गया है। और फवाद चौधरी और कई दूसरे पीटीआई के लोग जो हैं वो गवर्नमेंट के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान अभी भी नाराज हैं और मौलाना साहब का यही कहना है कि वो पीटीआई से बात नहीं करेंगे और वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है कि पीटीआई से किसी किस्म की भी बातचीत की जाए। यहाँ से हम एक वीडियो देखते हैं और फिर बात करते हैं। ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੂੰ ਉਹ 'ਚ ਹੀ ਵੜਿਆ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਪਾਪਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ? जी हाँ, आजकल के बच्चे कुछ इसी तरह के हैं। अगर आप उनसे कुछ रोक टोक करें तो ऐसे ही जवाब मिलते हैं। लेकिन हम बात करेंगे एमक्यूएम की। एमक्यूएम के लीडर फारूक सत्तार साहब का कहना है आइंदा इलेक्शंस में ना सिर्फ हम अपना मैंडेट और चोरी की गई सीटें वापस लेंगे, बल्कि इस बार इजाफी सीटें भी हासिल करेंगे। मुझे नहीं मालूम कि ये हमारे लीडर्स क्या फूंक के स्टेटमेंट्स देते हैं, वरना फारूक सत्तार साहब को यकीनन पता होगा कि एमक्यूएम को अब कोई खास नहीं पूछता कराची में भी, और पीपल्स पार्टी की भी यही कोशिश है कि उनकी सीट्स ज्यादा हो जाएं, लेकिन साथ साथ एमक्यूएम ने कोई काम किया भी नहीं है सिवाय लोगों को डराने धमकाने। और एक जमाने में जब अल्ताफ हुसैन साहब हुआ करते थे तब तो लोगों को बोरी में बंद करके भी मिला करते थे लोग। तो ये सारा माहौल क्रिएट करने के बाद अगर अभी भी एमक्यूएम ये समझती है कि एमक्यूएम जो है उसको लोग वोट डालेंगे और उसको सीट्स पे लाएंगे और उनको जितवा देंगे इलेक्शन में, तो मेरा ख्याल है ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। बात हम करेंगे दोबारा आर्मी चीफ की। दुश्मन अवाम और फौज के दरमियान दरारें डालने की साजिशों में सरगर्म है। बिल्कुल जी, ये खबर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और हम दोबारा आर्मी चीफ से यही कहेंगे कि सर प्लीज थोड़ा सा अपनी जो गलतियां चलती चली आ रही हैं आप लोगों की कई सालों से, और जिसको कि आप लोग इम्प्रूव करने का नाम नहीं ले रहे, अगर उसकी तरफ भी देख लीजिए और जरा डीएचए बनाना छोड़ दीजिए जो, तो शायद कुछ बेहतर हो जाएगा। बहुत से लोग जैद हामिद साहब को बड़ा याद कर रहे हैं। जी हाँ, वही लाल टोपी वाले। लेकिन जैद हामिद साहब से जी बिल्कुल मैंने पूछा था, शो के लिए कहा था, रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कोई बात नहीं, मैंने उनसे मेजर गौरव के साथ बैठने के लिए भी कहा था, वो भी उन्होंने मना कर दिया, उसके लिए भी थैंक यू वेरी मच। लेकिन अभी तक लोग हैरान हैं कि जो फैज हामिद साहब ने कहा था कि 5 साल, ये बात कहे हुए भी उनको मेरे ख्याल है 6-7 साल हो गए, कि 5 साल में पाकिस्तान जो है वो कहां से कहां पहुंच जाएगा। आप भी सुनिए। 5 साल के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे हुए होंगे। टर्न अराउंड लिटरली इन 5 years वी कैन बी ऑन द मून। हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे। वील बी द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड इन 5 years। आई गारंटी यू 5 years। मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग क्या फूंकने के बाद जो है वो चैनल्स पर आके बैठ जाते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। और बहरहाल अब उनसे पूछना ये था कि सर अब 5 तो क्या 7 साल हो गए इस क्लिप को, यानी क्लिप भी मेरे ख्याल है 7 साल पुराना है, तो फिर अब आप ये बता दीजिए कि अब क्या प्रोग्राम है और आगे क्या करना है। बात हम करते हैं पाकिस्तान की, और हम जाते जाते आपको ये जरूर बता दें कि अभी तक इकोनॉमी की वही हालत है। महंगाई जो है वो बढ़ती चली जा रही है, बिल्कुल ऐसे जैसे गर्मी बढ़ रही है। और आइंदा जो है वो ये भी कहा जा रहा है कि लोड शेडिंग भी होगी, साथ साथ बारिशों का भी सिलसिला शुरू होगा, जो कहा जा रहा है कि इस बार फिर तकरीबन 20 ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है, जहां पर कि बारिशें जरूरत से ज्यादा होंगी या कुछ अनयूजुअल तरीके से बारिशें होंगी। लेकिन उसके ऊपर भी कोई खास काम जो है ना तो गवर्नमेंट करती नजर आ रही है और ना ही पब्लिक कोई खास परेशान दिखाई दे रही है। लेकिन मैं यहाँ पे जरूर कहूंगी कि ये जो लोग आइसक्रीम्स खा के, चिप्स खा के या कोई भी खाने पीने की चीजें दे के रोड के ऊपर, और जो नाले बनाए गए होते हैं जहां से बारिश का पानी निकले उसके अंदर चीजें फेंक देते हैं, और उसके बाद जब बारिशें होती हैं और वो सारा कचरा जो फेंका गया होता है उसकी वजह से पानी निकल नहीं पाता और लोगों के घरों में और ऑफिसेज में चला जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा सोच के आप लोग देखा करें कि भाई चीजें डस्टबिन में डालें। मुझे नहीं समझ आती कि ये पाकिस्तान की पब्लिक जब वहां जाती है, यूएई जाती है या यूरोप जाती है, तब एकदम इंसान के बच्चे कैसे बन जाते हैं कि कोई चीज कहीं इधर उधर नहीं फेंकते। लेकिन वही लोग जब पाकिस्तान आते हैं तो हर चीज खा पी कर
और ऐसे फेंक रहे होते हैं जैसे कि जरा सा भी एहसास नहीं होता, यानी कि थोड़ा सा भी सेंस जो है वो हमारे लोगों के अंदर नहीं है, और इसलिए आप हर चीज का जिम्मेदार या हर चीज का ब्लेम जो है वो आप गवर्नमेंट को नहीं दे सकते। थोड़ा कुछ अपने ऊपर भी देख लीजिए और अपनी हरकतों को भी देख लीजिए तो ही बेहतर होगा। तमाम नजरें लगी हुई हैं जी एससीओ मीटिंग की तरफ, और सबको इंतजार है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो वहां पहुंचेंगे, और उसके बाद कहा तो यही जा रहा है कि आपस में कोई बातचीत नहीं होगी, और ना तो नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात होगी और ना ही उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर उनके साथ मुलाकात होगी बिलावल भुट्टो जरदारी की। इसके अलावा जो है वो जाएंगे और सिर्फ मीटिंग अटेंड करेंगे, वापस आ जाएंगे। पाकिस्तान से कई जर्नलिस्ट जो हैं वो भी इंडिया जाने के लिए तैयार बैठे हैं। वैसे कहा तो मुझे भी था, लेकिन मैंने कहा भाई गोवा कौन जाए, दिल्ली जा रहे होते तो चलो हम अपने 2-4 दोस्तों से ही मिल लेते, लेकिन गोवा में मुझे तो कोई खास इंटरेस्ट नहीं, तो इसलिए मैंने तो मना कर दिया, मैं तो नहीं गई। लेकिन कई दूसरे हमारे जो हैं जर्नलिस्ट साथी वो जरूर इंडिया पहुंचेंगे, और 3 दिन के बताया जा रहा है, 3 से 4 दिन में कई लोगों को वीजा मिल भी गए हैं, तो 3 से 4 दिन का ट्रिप है इन लोगों का, और देखते हैं वो हमें वहां से क्या अपडेट देते हैं, और जैसे जैसे वो अपडेट देंगे वैसे वैसे मैं आप तक पहुंचा दूंगी। हाँ, कभी दिल्ली में कोई इवेंट हुआ और पाकिस्तान की तरफ से कोई जा रहा हुआ तो मैं जरूर आऊंगी, और इसलिए कि दिल्ली में तो चलें, फिर दिल्ली अपना लगता है और कुछ समझ आती है, गोवा का तो मुझे कोई शौक नहीं है, तो इस वजह से मैं नहीं गई, है ना? क्या? अच्छा, हाँ, नहीं, यही वजह है और कोई वजह नहीं है। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है।